अरे तो क्या हुआ अगर हम अपने बड़े बेटे के पास जा रहे हैं तो? हाँ बाबूजी, हम तो कहते हैं आप भी चलिए कुछ दिनों के लिए हमारे साथ। जरा देखिए आपके बेटे ने पापा के दिए हुए बिजनेस को कितना आगे बढ़ाया है। नहीं बहू, ये शौक तुम्हारी सास को ही है, हमें नहीं। हम यहाँ अपने सूरज और ज्योति के साथ बहुत खुश हैं। ये तो कहीं निकलेंगे नहीं, यहीं सड़ते रहेंगे। अरे गांव में सड़ने से अच्छा है कि बाहर चलिए, बड़े बेटे बहू के साथ देखिए दुनिया कितने आगे बढ़ गई है। ये लोग बड़े ही ठाट बाट से रहते हैं वहां। ये सब तुम्हें ही मुबारक हो। हमें तो यहाँ हमारे खेत, हमारा गांव और हमारा ये घर ही भला है। बाबूजी बुरा मत मानिए, लेकिन सूरज यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या ही कमा लेता होगा। आपको एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। आप कुछ दिन हमारे घर चलिए। वो तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे ससुर जी का घर है ना। अरे मतलब एक ही बात हुई ना, और क्या। एक बात नहीं है बेटा। तुम इन्हें छोड़ो किशन, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। यहाँ गांव में रहकर हम भी बहुत ऊब से गए। वहां कुछ दिन रहकर आएंगे तो मन बहल जाएगा हमारा। माँ जी, आपके कपड़े, जूते, दवाइयाँ, जरूरत का सारा सामान पैक कर दिया है और ये रास्ते के लिए ताजे टमाटर की चटनी भी रखी है। इन सब का क्या करेंगे हम ज्योति? माँ जी को तो हम होटल का खाना खिलाएंगे रास्ते में। चलो दे दो आप। ताजे टमाटर की चटनी ज्योति बड़ा ही स्वाद बनाती है, लाओ। ठीक है चलिए, तो अब हम चलते हैं। ज्योति, घर का, खेतों का, सबका अच्छे से ख्याल रखना है बेटा। यहाँ ऐसा है ही क्या माँ जी जिसका ध्यान रखेगी? खैर ठीक है। माँ जी, भाभी प्रणाम। हाँ ठीक है, बस बस बस। किशन ने शादी के बाद अपने ससुर जी का व्यापार ज्वाइन कर लिया और गांव से दूर रायपुर शहर में आकर बस गया। किशन अपने माता पिता से मिलने और उनका हाल चाल पूछने यहाँ कभी कभी आता जाता रहता था और आज वो अपनी माँ को रायपुर लेकर आया है कुछ दिनों के लिए आराम भरी जिंदगी का मजा दिलाने। अरे बेटा, यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी इमारत है। माँ ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे और भी बहुत कुछ देखना है आपको। माँ जी, शहर की जिंदगी ही अलग होती है। हाँ बहू, ये तो मैं भी देख रही हूँ। लो माँ, आ गया हमारा घर। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। आइए माँ जी, अंदर आइए। बहू ये घर है या कोई होटल? माँ बस अब यही हमारा घर है। सच में बेटा, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। माँ जी ऊपर चलिए, आपका कमरा दिखाते हैं। मेरा अलग कमरा भी है? हाँ माँ जी, यहाँ आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। अरे वाह, ये रहा आपका कमरा। अरे इसमें तो ये एसी भी लगा है। माँ अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। गांव में तो हम पंखे में ही गुजारा कर लेते हैं बेटा। इसीलिए तो आपको यहाँ लेकर आए हैं कि यहाँ आप कुछ दिन आराम से अपनी जिंदगी जी ले। सुजाता देवी अपने बेटे का घर देखकर बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। माँ जी जल्दी से तैयार हो जाइए। क्या बहू? आज आपको रायपुर घुमाने ले चलेंगे। सच में? हाँ माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद तीनों शहर घूमने निकल गए। वहां की सड़कें, मॉल, बाजार देखकर सुजाता की आंखें चकाचौंध हो गई थी। वो जैसे भूल ही गई थी कि वो कहाँ से आई है। अरे वाह, कितनी चौड़ी सड़क है यहाँ। माँ यहाँ सब कुछ व्यवस्थित रहता है। माँ जी अब आपको मॉल दिखाते हैं। मॉल? जहाँ एक ही जगह सब कुछ मिलता है। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? वहाँ सब्जी, कपड़े, घर का सामान, राशन सब कुछ एक ही जगह होता है माँ। और एसी भी चल रही होती है। आप जो चाहे वो एक ही जगह से ले सकते हैं। अरे ये तो बड़ी बात बताई तूने। हमें तो हर छोटी छोटी चीज के लिए अलग अलग दुकान पर जाना पड़ता है। कुछ देर बाद वो लोग एक बड़े से मॉल में पहुंच गए जहाँ एक से एक चीजें रखी हुई थी। सुजाता का मन तो हर दूसरी चीज पर आ रहा था, लेकिन किशन और सुजाता ने उसे दिलाया कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो पूरा मॉल देखकर बड़ी खुश थी। और फिर पूरा दिन घूमने के बाद वो लोग एक बड़े से होटल में खाना खाने पहुंच गए। माँ जी आज होटल का खाना खाइए। हम तो पहली बार इतने बड़े होटल में आए हैं। माँ जो मन करे खाओ। अरे बेटा, यहाँ तो खाने के नाम भी समझ में नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, हम मंगवा देते हैं। कुछ ही देर में तरह तरह के व्यंजन टेबल पर सज गए। पनीर से लेकर दाल मखनी तक सब कुछ वहां आ चुका था। ये पहली बार था
कि सुजाता इतने बड़े होटल में खाना खा रही थी। इसी तरह दिन गुजरते गए, कभी होटल, कभी बाजार, कभी पार्क, कभी घूमना फिरना। सुजाता देवी को रायपुर की जिंदगी बहुत पसंद आने लगी। बहू, तुम लोग तो राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हो। ये सब मेरे पापा की वजह से हो रहा है माँ जी। अगर हम भी वहां गांव में रह जाते तो वहीं रह गए होते। हाँ बहू, ये बात तो सही है। यहाँ तुम्हारे पापा ने किशन की बड़ी मदद की है। हाँ, अरे किशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने आज तुम्हें घर पर बुलाया है ना, जाओ जल्दी। लेकिन माँ के साथ हूं ना मैं। पापा की गाड़ी खराब हो गई है, जल्दी से जाओ बनवा कर लाओ। तुम्हें पता ना, उन्हें 2 बार बात कहना पसंद नहीं है। हाँ, अभी जाता हूँ। ससुर की गाड़ी बनवाने जा रहा है। हमारे यहाँ तो दामाद से पानी का गिलास भी यहाँ से वहां नहीं रखवाते। खैर, अब इतनी मदद कर रहे तो किशन भी तो इतना कर ही सकता है अपने ससुर जी के लिए। लगभग 20 दिन रायपुर में बिताने के बाद सुजाता देवी वापस गांव लौट आई, लेकिन उसका मन अभी भी रायपुर की चकाचौंध में ही डूबा हुआ था। यहाँ उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। माँ जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बस सफर ठीक रहा? अरे वहां तो इतना मजा आया कि पूछो मत। अच्छा, तुम्हारे भैया का घर देखकर हमारी आंखें तो खुली की खुली रह गई। अच्छा माँ जी, इतना बड़ा है क्या? इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना ठाठ बाट, क्या ही बोलूं मैं। अच्छा है ना माँ? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ तो वही गांव की रूखी सूखी जिंदगी है बस। तूने जीवन में अगर कुछ खास किया होता तो। खैर, तुम भी अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा क्यों ही बोल रही हो। किसान की जिंदगी आसान नहीं होती, और कम से कम वो अपने दम पर तो कुछ कर रहा है, किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा। आप ना बात को कहां से कहां लेकर जाते हैं। गांव लौटने के बाद सुजाता देवी जिसके घर जाती, अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू की तारीफ करना नहीं भूलती थी। हमारी बड़ी बहू ने हमारी बहुत सेवा की, रोज हमें बाहर घुमाने लेकर जाते थे। ऐसा घर तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। बड़ी किस्मत वाली हो भाऊजी। वो तो है, सबके नसीब में ऐसा सुख कहाँ होता है। अच्छा है, चलो एक बेटे से तो तुम्हें सुख मिल रहा है। धीरे धीरे सुजाता देवी अपने मायके वालों के सामने भी किशन और सुरभि की तारीफ करने लगी। शायद वो अब तारीफ नहीं कर रही थी, दोनों की तुलना करने में लगी थी। तुम लोगों ने अभी तक किशन का घर नहीं देखा ना? नहीं दीदी। अरे मैं कहती हूँ 7 अजूबे एक तरफ, किशन का घर एक तरफ। बस एक बार चल कर देखो, स्वर्ग क्या होता है समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर चलते हैं कभी आपके साथ हम भी। अरे नहीं, इस बार मैं खुद लेकर जाऊंगी। लगता है दीदी बहुत खुश होकर आई हैं इस बार किशन के घर से। अरे खुश क्यों नहीं होंगी, मेरी बड़ी बहू ने जो इतना मान सम्मान दिया है। फिर तो हमें भी जरूर चलना चाहिए। सुजाता देवी को पूरा विश्वास था कि जिस तरह उनकी खातिरदारी हुई थी, उसी तरह उनके मायके वालों की भी होगी। इसीलिए वो उन्हें राजी कर चुकी थी किशन के घर रायपुर चलने के लिए। और अब सुजाता देवी के भाई, भाभी और उनकी बेटी भी रायपुर जाने के लिए तैयार हो गए। उधर सुजाता देवी ने फोन करके किशन को भी खबर दे दी। हेलो बेटा। प्रणाम माँ। अगले हफ्ते हम तुम्हारे मामा लोगों को लेकर आ रहे हैं। अरे अभी तो आप आकर गई माँ, फिर मामा जी के परिवार को लेकर आ रही है? हाँ, तो उनका बड़ा मन था। देख जरा अच्छे से तैयारी कर लेना, आखिर पहली बार आ रहे हैं ना सब। हाँ ठीक है। किशन ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके चेहरे पर वो उत्साह नहीं था जो अपनी माँ की बात सुनकर होना चाहिए था। 2 दिन बाद सब लोग रायपुर पहुंच जाते हैं। सुजाता के भाई और भाभी रायपुर शहर की रौनक को देखकर खुश हो रहे थे। दीदी कितना बड़ा शहर है ये। सच में, यहाँ तो हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। अरे अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा तुम लोगों ने। अच्छा। थोड़ी देर बाद गाड़ी किशन के घर के सामने रुकी। इतनी बड़ी इमारत को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। अरे वाह, इतना बड़ा घर। कहा था ना मैंने कि घर इतना बड़ा है कि तुम लोगों की नजरें तक ऊपर नहीं जाएंगी। सच में दीदी, आपका बेटा तो बहुत आगे निकल गया। लेकिन ना कोई हमें स्टेशन लेने आया, ना ही अभी कोई स्वागत के लिए बाहर आया है। अरे वो सब तुम लोगों के आने की तैयारी में लगे होंगे ना, इसलिए। चलो हम ही अंदर चल लेते हैं। सब लोग बड़ी उम्मीदों के साथ घर के अंदर पहुंचे। अंदर सुरभि और किशन आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन चेहरे से वो दोनों भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। अरे बहू, कुछ पानी वानी लेकर आओ, जरा इतनी दूर से आए हैं, बड़ी प्यास लगी है। अभी भेजती हूँ, रुकिए।
5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। और थोड़ी देर बाद एक नौकर पानी रखकर चला गया। वो सब काफी देर तक बैठे रहे, लेकिन ना किसी ने चाय का पूछा, ना ही नाश्ते का। अच्छा, घर में नौकर भी है? लेकिन सुरभि बहू कहाँ गई? अरे आती होगी, काम में व्यस्त हो गई होगी शायद, मैं देख कर आती हूँ। बहू, खाना कब तक बनेगा? माँ जी, खाना बना हुआ है। अच्छा, खाना बन गया है तो जरा ले आओ ना, बड़ी देर से बैठे हैं, भूख लगी होगी सबको। हाँ तो पहले बोल देती, गरम करवा देती खाना। बैठिए, भिजवाती हूँ। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने की टेबल पर बैठे। गांव से आने के बाद काफी वक्त हो गया था और सबको भूख भी काफी तेज लगी थी, इसलिए खाना आते ही सब लोग उसे खाने में लग गए। ये सब्जी कुछ अलग लग रही है नहीं? हाँ, ऐसा स्वाद क्यों आ रहा है इस घर में से? क्योंकि फ्रोजन सब्जी है माँ जी। फ्रोजन क्या होता है? सब्जी जब बनाकर कई दिनों तक ऊपर फ्रिज में रख दी जाती है तो उसे फ्रोजन कहते हैं। सबने एक दूसरे की ओर देखा। जिस शाही स्वागत की उम्मीद लेकर वो लोग गांव से आए थे, उसकी जगह उनके सामने कई दिनों पुरानी फ्रीजर में रखी सब्जियां परोसी गई थी। सुजाता तो शर्मसार हो गई और सुरभि की तरफ देखते हुए बोली, बहू, कोई ताजी सब्जी नहीं थी क्या घर में? माँ जी, आजकल कौन इतना झंझट करता है, शहर में इतने काम होते हैं, सब गांव वालों की तरफ फ्री थोड़ी ना होता है। सुरभि की बात सुनकर सब चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके मन में एक अजीब सी कसक जरूर पैदा हो गई थी, जो कोई नहीं कह पा रहा था। बस सुजाता देवी पहली बार खुद भी असहज महसूस करने लगी थी। किशन और सुरभि उन लोगों के साथ 5 मिनट तक नहीं बैठे होंगे और न ही उन्हें घर में रहने को कहा। माँ, मैंने गाड़ी ड्राइवर के साथ रख दी है, आप लोगों को स्टेशन पहुंचा देगा वो। हम निकल रहे हैं, हमें बहुत काम है। अरे बेटा, वो मैं ये कह रही थी, मामा मामी को जरा शहर घुमा लाता तो। माँ, सुरभि के पापा ने मुझे फोन किया है, उनके कुत्ते को डॉक्टर को दिखाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। किशन, क्या कर रहे हो, चलो भी। हाँ, बस अभी आया, मैं चलता हूँ, आप स्टेशन पहुंच जाइएगा। रायपुर से लौटते समय पूरे रास्ते सुजाता देवी के मायके वाले चुप बैठे रहे। जिस सम्मान और अपनापन की उम्मीद लेकर वो वहां गए थे, उसका तो नामो निशान तक नहीं था। बड़े घर की चमक थी, बड़ी गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, लेकिन दिलों में वो गर्माहट नहीं थी जिसकी वजह से कोई मेहमान खुद को अपना महसूस करे। सुजाता देवी भी ये सब समझ चुकी थी, लेकिन अभी भी उनका मन बार बार अपने बड़े बेटे और बहू का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। अरे पहले हमारे घर चलते हैं। अभी? हाँ, इतने दूर से आए हो, जरा रुक कर पानी वानी पी कर जाओ। नहीं, अब मन नहीं है दीदी, हम अभी बस घर जा रहे हैं, रहने दीजिए। अब यहाँ तक आ ही गए हो, अंदर भी चलो ना। चलते हैं, नहीं तो दीदी का मन दुख जाएगा। शाम ढलने लगी थी। खेतों के ऊपर से चलती ठंडी हवा पूरे गांव में फैल रही थी। जैसी गाड़ी घर के सामने रुकी, ज्योति दौड़ती हुई बाहर आई। माँ जी आ गई। अरे आप लोग भी आए हैं, पहले अंदर आइए। बेटा रहने दो, हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे। कैसी बात कर रही हैं आप, इतनी दूर से आए और बिना खाना खाए जाएंगे क्या? बहू, इन्हें मत रोक। ना ना माँ जी, आज तो कोई नहीं जाएगा ऐसी, आज हम सब साथ में रसोई खाएंगे। ज्योति के चेहरे पर वही अपनापन था जो हमेशा रहता था, न दिखावा, न बनावट, न औपचारिकता, बस वो प्यार जिसके लिए हर इंसान का मन ललचाता रहता है। सूरज जी, जल्दी से खेत से ताजे टमाटर ले आइए। हाँ हाँ, अभी लाया। और आम के पेड़ से कुछ पके हुए आम भी तोड़ लाइएगा। हाँ ठीक है। कुछ ही देर में सूरज खेत से लाल लाल ताजे टमाटर लेकर लौट आया। ज्योति रसोई में चली गई। उधर चूल्हे पर तवा चढ़ गया। घर में भुने हुए मसालों और ताजी चटनी की खुशबू फैलने लगी। सतह में रसीले आम की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन सुजाता देवी को अचानक रायपुर का वो फ्रिज याद आ गया जिसमें कई दिनों पुरानी सब्जियां भरी पड़ी थी। आइए आइए, सब लोग खाना खा लीजिए। अरे भाई, चटनी इतनी स्वादिष्ट है कि उंगलियां तक चाटने का मन कर रहा है। लीजिए ना मामा जी, गर्मा गर्म रोटी। गरम रोटियां, ताजे टमाटर की चटनी और पेड़ से तोड़े हुए मीठे आम। खाने में कोई शाही व्यंजन नहीं था, लेकिन हर कौर में अपनापन था। साथ में ज्योति उनके साथ बातें भी करती जा रही थी, जिससे खाने का स्वाद और बढ़ता जा रहा था। बहुत मजा आ गया रसोई में, सच में। सच कहूँ तो ऐसा स्वाद बरसों बाद मिला है। थोड़ी देर पहले तक जो लोग रायपुर से लौटकर उदास बैठे थे, अब उनके चेहरे पर संतोष था, जैसे उनका मन भर गया हो। टमाटर की चटनी के स्वाद से जो न सिर्फ
ताजे टमाटर से बनी थी, लेकिन अपनेपन और दिखावे की दुनिया से बिल्कुल परे थी। सुजाता देवी की नजरें धीरे से ज्योति पर पड़ी, वही ज्योति जिसकी बनाई हुई टमाटर की चटनी को रायपुर जाते समय सुरभि ने हंसकर बेकार कहा था। सुजाता देवी की आंखें भर आई। आज पहली बार उन्हें समझ में आ रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। ज्योति की साधारण सी ताजे टमाटर की चटनी ने आज वो कर दिखाया जो बड़े बड़े होटल और महंगे पकवान नहीं कर सकते थे। उसे सबका पेट ही नहीं, सबका मन भी भर दिया था। हेलो गाइस, सबसे पहले गिव मी अ क्विक हाई फाई एंड वेलकम 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 टू अनुष्का's ब्यूटीफुल रसोई। तो दोस्तों, बाहर शुरू हो गई है बारिश की बूंदाबांदी और पेट में उठ रही है भूख की आंधी। मौसम हो गया है सुहाना, तो ऐसे में बनता है ना कुछ मजेदार और क्रिस्पी खाना। तो फिर देर किस बात की है, आज हम बनाएंगे बरसात स्पेशल क्रिस्पी और चटपटे पकौड़े, लेकिन अनुष्का के मजेदार ट्विस्ट के साथ। ये है अनुष्का, एक चुलबुली और होनहार लड़की जो YouTube पर अपने अनोखे अंदाज और जरा हटके वाली रेसिपीज से काफी मशहूर थी। उसका YouTube चैनल अनुष्का की कढ़ाई और ससुराल में आपकी बड़ाई महिलाओं में खासा लोकप्रिय थी। खास बात ये थी कि अनुष्का अपनी हर रेसिपी का लाइव टेलीकास्ट करती थी, जो उसके चैनल की USP थी। मैं अंदर आ जाऊं अब? आ जाओ मम्मी, आज का वीडियो भी सुपर हिट गया है। लाइव करने में ना अलग ही थ्रिल है। रेसिपी के साथ साथ सबसे बातें करने और उनके सवालों का जवाब देने में खूब मजा आता है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो कितना है, गड़बड़ होने के भी तो कितने चांसेस होते हैं। यहाँ तो गलतियों को एडिट करने का कोई चांस ही नहीं है। 3 साल में अब आपकी बेटी इतनी परफेक्ट हो गई है कि गलतियां करने का चांस ही नहीं है। एवे ही हजारों में फॉलोअर्स नहीं है मेरे, कितने अच्छे कमेंट्स करते हैं सब। वो तो है। अच्छा याद है ना, आज निहार के घर वाले आ रहे हैं। सुबह से 5 बार आप मुझे याद दिला चुकी हो, कैसे भूल सकती हूँ मैं। इसलिए तो आज सुबह सुबह वीडियो लगा दिया मैंने। शाम को अनुष्का की ससुराल से उसके होने वाले सास ससुर, चाची सास, ननद, 2 जेठानियां आती हैं और उसे शगन देती है। बेटा, हम तो तुम्हारे वीडियो देखते हैं, बड़े ही मजेदार तरीके से बनाती हो तुम। तुम्हारी बातचीत का अंदाज और तुम्हारी वो हाई फाइव वाले टोन को सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। सबसे बड़ी बात है आपकी लाइव कुकिंग, ऐसा कम ही देखने मिलता है। अब तो हमारे बड़े से परिवार में ही खूब सारी रेसिपीज मिलेगी आपको दिखाने के लिए। हंसी मजाक के साथ शगुन का कार्यक्रम होता है। कुछ दिन बाद अनुष्का और निहार की शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती है। एक दिन अनुष्का की सहेलियां घर आती है और उसे छेड़ते हुए कहती है, बाप रे अनुष्का, तेरे ससुराल में तो लगता है जैसे आधा शहर बसता है, कितने सारे लोग हैं वहाँ। तेरे चाचा ससुर का भी परिवार भी तो साथ में ही रहता है ना, 15-20 लोग तो आराम से होंगे घर में। इतने बड़े परिवार में काम भी बहुत होते हैं, लेकिन इस चक्कर में तू अपना चैनल बंद मत कर देना। लाइव कुकिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए तो फेमस है तेरा चैनल, इसे जारी रखना प्लीज। बिल्कुल जारी रखूंगी। मेरी सास, जेठानियां और नंदे खुद मेरा चैनल देखती हैं, कितनी तारीफ करके गई हैं सब। बड़ी अच्छी फैमिली है, सब मिलजुल कर रहते हैं। शादी का दिन आ जाता है और अनुष्का और निहार की शादी हो जाती है। 4 लोगों की फैमिली में रहने वाली अनुष्का अब एक साथ रहने वाले 16 लोगों के परिवार में बहू बनकर आ जाती है। 2 दिन बाद वाली पहली रसोई की रस्म में, बहू, यहाँ तो जितने लोग उतनी पसंद है। ऐसा करो, तुम हलवा और खीर दोनों बना लो, तुम्हारी जेठानियां तुम्हें बता देंगी कहाँ क्या रखा है। हाँ मम्मी जी, मैं दोनों बना लेती हूँ। ठीक है बेटा, सौम्या और शालिनी तुम्हें बता देगी, तुम बाकी तैयारियां कर लो। जेठानियां अनुष्का को सामान दिखा देती है और अनुष्का खीर और हलवा बनाना शुरू करते हुए मन में सोचती है, कितना बड़ा किचन है, गैस, फ्रिज, माइक्रोवेव, सब कुछ कितना बड़ा बड़ा है। यहाँ तो लाइव कुकिंग करने में मजा ही आ जाएगा। काश मैं आज पहली रसोई का लाइव कर सकती। बस कुछ दिन और, फिर जब सारे मेहमान चले जाएंगे मैं फिर से वीडियो डालूंगी। कुछ ही देर में उसका देवर चिंटू और ननद लड़ते हुए किचन में आते हैं। सीधी तरह मेरे हेडफोन वापस कर दे रिया, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है तूने छुपाए हैं। मैंने नहीं लिए हैं तेरे हेडफोन, मेरे पास खुद मेरे खुद के ब्रांड न्यू हेडफोन है। तेरे सड़े हुए हेडफोन की तरफ देखती भी नहीं मैं। आने दे आज बड़े पापा को, डांट नहीं पड़वाई तो मेरा नाम चिंटू नहीं। जा जा, बड़ा आया मुझे डांट पड़वाने वाला, चल भाग यहाँ से। दोनों जिस तरह लड़ते हुए अंदर आए थे, उसी तरह लड़ते हुए बाहर चले जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाली अनुष्का को उनका ये झगड़ा बड़ा मजेदार लगता है। कुछ देर बाद उसकी चाची सास गीता आती है और उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहती है, बेटा, इस कढ़ाई में मत बनाओ हलवा, ये बहुत पतली है। जरा ध्यान इधर उधर हुआ कि पूरा हलवा जल जाएगा। वो मोटे पेंदे वाली कढ़ाई ले लो।
ठीक है चाची जी। अरे गीता, वो बेबी बहन जी की साड़ी और जीजा जी का शगन कहाँ रखा है? इतना बड़ा घर है, चीजें तो जैसे यूं ही गायब हो जाती। मुझे भी याद नहीं आ रहा दीदी, लेकिन चलिए हम मिलकर देख लेते हैं। दोनों वहां से चली जाती हैं और इस बीच कभी नेहा, कभी सौम्या तो कभी शालिनी वहां आकर अपने अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ बना कर ले जाती है। हलवा और खीर बनने के बाद चारों बहुएं मिलकर पूरा खाना बनाती है खाने की टेबल पर। वाह, हलवा तो इतना स्वादिष्ट बना है कि मुझे तो गुरुद्वारे के कड़ा प्रसाद की याद आ गई। खीर भी बड़ी लाजवाब बनी है। बहू ने तो पहले ही दिन सबका दिल जीत लिया है। आखिर यूट्यूब की क्वीन जो है हमारी भाभी। अरे हाँ अनुष्का, तुम कब शुरू कर रही हो रेसिपी वीडियो लाना? हमें भी तुम्हें रिकॉर्डिंग करते हुए देखकर मजा आ जाएगा। हाँ भाभी, बस जल्दी शुरू करूंगी। तभी चिंटू राशि को चिढ़ाते हुए कहता है, भाभी, इस डफर को भी कुछ कुकिंग सिखा दीजिएगा। दिन भर बस कोरियन ड्रामा देखती रहती है। ससुराल में सबकी डांट खाएगी वरना। और हलवा तो देखो कैसा भर भर कर लिया है। तू अपना मुंह बंद करके वो जो खीर में से ड्राई फ्रूट्स चुन चुन के भरे हैं ना कटोरी में, उन्हें खाने पर ध्यान दे, भुक्खड़ कहीं का। नहीं तो क्या, दो दो कटोरी खीर ठूसने के बाद भी राशि के हलवे पर नजर है इस भुक्कड़ की। बस करो तुम लोग, जब मौका मिले तब लड़ने लगते हो। खाने की टेबल पर तो शांत रहा करो थोड़ा। तुमसे छोटे बच्चों को भी इस बात की समझ है। बर्तनों की खटखट, हंसी ठहाके, बच्चों की चींची और नोक-झोंक के बीच खाना होता है। अनुष्का इस शोर शराबे की बिल्कुल भी आदी नहीं थी। वो बस हैरानी से सबको देखती रहती है और मन में सोचती है, बाप रे बाप, कहाँ माइके की पिन ड्रॉप साइलेंस दुनिया और कहाँ ये लाउड स्पीकर जैसा शोर। मुझे जल्दी इसकी आदत डालनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो अनुष्का, यहाँ 24 घंटे ऐसा ही शोरगुल रहता है। आदत डालो अब इसकी। तुम जो सोच रही हो ना, मैं नई नई आई थी तब मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब बड़ा मजा आता है यहाँ। सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और खाने के बाद सबके साथ समेटकर अनुष्का भी अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन रसोई में घर की पुरानी काम वाली कांताबाई आती है और कमर में साड़ी का पल्लू ठूंस कर अपना न्यूज बुलेटिन जारी करती है। क्या बताऊं भाभी, मनीषा भाभी तो इतनी खड़ूस है कि बस परसों उसके जेठ जेठानी आए थे इतना सारा सामान लेकर, लेकिन उस कंजूस ने उनके लिए खाने में क्या बनाया, तो टिंडे की सब्जी, वो भी पानी वाली। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में भाभी। कांताबाई का चैनल काफी देर तक चलता रहता है और सब उसे इंटरेस्ट से देखते और सुनते हैं। 2 दिन बाद दोपहर को जब अनुष्का अपने कमरे में होती है, तब उसे नीचे हॉल में जोर जोर से बातें करने की आवाज आती है और अनुष्का हड़बड़ाकर उठ बैठती है। हे भगवान, नीचे झगड़ा हो रहा है शायद। मुझे तो घबराहट हो रही है। कौन लड़ रहा है, देख कर आती हूँ। अनुष्का घबराकर नीचे आती है और देखती है कि हॉल में उसके दोनों ससुर और उसकी मित्र मंडली ताश खेल रही होती है। हटाओ भाई, मैं नहीं खेल रहा। ये बुढ़ा तो 70 साल की उम्र में भी बेईमानी करने से बाज नहीं आ रहा है। तो बिना मुकेश क्यों खेल में बेईमानी करता है? अच्छा भाई मोहन, गुस्सा छोड़, कड़क मसाले वाली चाय पिलाता हूँ तुझे। चाय से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इस सुहाने मौसम में तो कुछ चटपटा भी होना चाहिए। भाई, मेरी छोटी सी बेईमानी की ये तो बड़ी महंगी सजा है। हॉल में फिर से ठहाके गूंज उठते हैं। तभी मोहन की नजर हैरानी से देखती अनुष्का पर पड़ती है और वो उसे प्यार से कहते हैं, बेटा परेशान मत हो, ये रोज की बात है। हम सब बचपन के साथी हैं, ऐसे ही लड़ते मनाते रहते हैं। तुम सबके लिए मसाले की कड़क चाय बना कर ले आओ बेटा। हाँ पापा जी, और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी लेकर आती हूँ। सबके चेहरे पर खुशी देखकर अनुष्का के मन से घबराहट दूर हो जाती है और वो चाय और पकौड़े बनाने रसोई में आती है। तब तक बाकी बहुएं भी आ जाती हैं। रंजीता और गीता भी वहीं पास में चेयर पर सब्जियां सुधारने बैठ जाती है और बातें करती है। वाह, आज तो हम अनुष्का के फेमस पकौड़े खाएंगे, उसके स्पेशल ट्वीट्स वाले। हाँ भाभी, मैंने पकौड़े के घोल में ठेचा यानी कि लहसुन, हरी मिर्च और कोथमीर का पेस्ट और मूंगफली का पाउडर डाला था। खूब टेस्टी बने थे। आज भी वैसे ही बनाऊंगी, थोड़े पनीर के भी बनाऊंगी। अनुष्का पकौड़े की तैयारी करती है और तीनों जेठानियां उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। सब उससे कोई ना कोई सवाल करती है और वो भी शांति से उनके जवाब देती है। 2 मिनट बाद रिया और चिंटू भी बाकी बच्चों के साथ किचन में आते हैं। रिया पनीर का टुकड़ा मुंह में डालकर कहती है, वाह, कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। भाभी पहले मुझे दीजिए ना, मुझे बाहर जाना है। खाए बिना चली गई तो बड़ा पछताऊंगी। सच में भाभी, ये ठेचा तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। मेरे लिए अलग से निकाल कर रखिए ना, मैं रात को पराठे के साथ खाऊंगा। अरे भाई, रसोई में कितनी गड़बड़ कर रहे हो तुम सब। जाओ जाकर बाहर बैठो। गड़बड़ और बातचीत के बीच पकौड़े बनते हैं। सबके साथ साथ ससुर जी के दोस्तों को भी पकौड़े खूब पसंद आते हैं और अनुष्का को दिल खोल कर तारीफ मिलती है। कुछ दिन बाद सुबह घर में धोबी आता है और चारों तरफ हड़कंप सा मच जाता है।
अरे गोपी को यही हॉल में बुला लो, कपड़े बहुत ज्यादा हैं आज। आ गया माँ जी, लाओ जल्दी जल्दी कपड़े दे दो। जल्दी मत मचाना, आज तो 8-10 गट्ठे बनेंगे। अरे गोपी आया है, सब अपने अपने कपड़े लेकर आ जाओ। 8-10 गट्ठे? भाभी वैसे तो रोज ही कपड़ों का नंबर आता होता है, आपके यहाँ आज तो कुछ ज्यादा ही कपड़े निकले हैं। अरे रोज के कपड़े तो हैं ही, साथ ही शादी के कपड़े भी तो हैं। किसी को ड्राई क्लीन करना है, किसी को रोल प्रेस करना है, 15-20 तो साड़ियाँ ही हैं, बच्चे बड़े सबके कपड़े हैं ना। गोपी की दुकान तो बस हमारे परिवार के कपड़ों से ही अच्छे से चल जाती होगी। एक दिन अनुष्का अपने चैनल की रूपरेखा तैयार करके सबको बताती है, मैं कल से ही लाइव शुरू कर रही हूँ, सब लोग काफी इंतजार कर रहे हैं मेरी रेसिपीज का। बिल्कुल करो बेटा, हम सब तो कब से तुम्हें कह रहे हैं, क्या बनाओगी कल? वही सोच रही हूँ मम्मी जी की शुरुआत कहाँ से करूंगी, आप लोग ही कुछ सजेस्ट कीजिए ना। बस अनुष्का का ये कहना हुआ और सलाहों का दौर शुरू हो गया। बेटा ऐसा कुछ करो, मीठे से शुरू करो, तुम ना मखाने की खीर बना लेना। अरे छोड़ो जी, मखाने की खीर तो सबको बनाने आती है, तुम कुछ पारंपरिक बना लो मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। नहीं अनुष्का, तुम ऐसा करो कि आम का सीजन बस खत्म होने वाला है, तो तुम आम की कोई रेसिपी बता दो अपने ट्विस्ट के साथ। अरे नहीं, आम की तो ढेरों रेसिपीज है ऑलरेडी। अनुष्का तुम ना मौसम के हिसाब से कुछ चटपटा बनाओ। भाभी कुछ कॉन्टिनेंटल रेसिपी बनाओ जो हम यंगस्टर्स भी आसानी से बना सके। आप कोरियन गार्लिक ब्रेड विद एक्स्ट्रा चीज बनाओ। तू तो रह नहीं दे कोरिया की दीवानी। भाभी आप तो कुछ ऐसा बनाओ जो क्विक और इजी हो, हम लड़के भी आसानी से बना सके, जैसे पेरी पेरी पास्ता या नूडल्स। ये सब कुछ नहीं अनुष्का, तुम ना कुछ पारंपरिक बनाओ मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। अपनी अपनी सलाह देकर सब आपस में डिस्कस करने लगते हैं और हॉल में फिर से शोर मच जाता है। सबसे एक साथ पूछना ही नहीं चाहिए था, सबकी अपनी अपनी पसंद है। ऐसा करती हूँ, खुद ही कुछ करती हूँ, सोचती हूँ वही ठीक रहेगा। सबसे पहले चैनल पर नोटिफिकेशन डाल देती हूँ, दोपहर 2 बजे का समय डाल देती हूँ। अनुष्का एक छोटे से वीडियो के साथ नोटिफिकेशन डाल देती है कि कल ठीक 2 बजे वो लाइव वीडियो स्टार्ट करेगी और तुरंत ही उसे प्यारे प्यारे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, मानो सब इसी के इंतजार में बैठे थे। अगले दिन, आज ना दोपहर को मैं रसोई में लाइव वीडियो करने वाली हूँ, सब तैयारी कर ली है मैंने। वाह, ऑल द बेस्ट, हम सब भी वहां रहकर तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। दोपहर को अनुष्का रसोई में रेसिपी की पूरी तैयारी करती है, सभी जेठानियां वहीं पास में बैठ जाती हैं। अनुष्का रिंग लाइट सेट करके मोबाइल को ट्राइपॉड पर लगाकर एप्रन पहनती है और धड़कते दिल के साथ वीडियो शुरू करती है। यो गाइस, सबसे पहले तो क्विक हाई फाइव एंड वेलकम 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 बैक टू अनुष्का's न्यू ब्यूटीफुल रसोई। शादी की रस्मों को निपटाकर पायल और कंकन छनकाते लौट आई है आपकी अनुष्का, कड़छी और कढ़ाई चमकाते। अनुष्का के इतना कहते ही पीछे बैठी उनकी तीनों जेठानियां ताली बजाने लगती है। वाह क्या बात है अनुष्का, वेरी गुड। ये सब अनुष्का के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। हैरानी से बात संभालते हुए वो कहती है, गाइस ये मेरी जेठानियां हैं, जैसे आप अपने घरों में बैठकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये तीनों यहाँ मुझे सपोर्ट कर रही हैं। तो चलिए फिर रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है। तभी चिंटू और रिया अनजाने में अंदर आते हुए जोर जोर से लड़ते हुए। रिया की बच्ची, चुपचाप स्कूटी की चाबी दे दे मुझे, वरना आज तो रिमोट ऐसी जगह छुपाऊंगा कि चाची की कसम तेरे कोरियन ड्रामा की ऐसी तैसी हो जाएगी। नहीं दूंगी स्कूटी, दादाजी ने मेरे लिए खरीदी थी कॉलेज आने के लिए, तेरी तरह मटर गश्तियां करने के लिए नहीं। ताई जी इसे समझा दीजिए। छिपकली कहीं की, जा चिपक जा स्कूटी से। भालू कहीं का, पढ़ाई लिखाई छोड़कर घूमता रहता है बस। दोनों लड़ते हुए बाहर चले जाते हैं और ये सब लाइव में दिख जाता है, क्योंकि हैरान खड़ी अनुष्का वीडियो ऑफ करना भूल जाती है। 1 मिनट के इस तूफान के बाद अनुष्का छेप कर कहती है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। तो हम अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है तवा फ्राई क्रिस्पी वेजिटेबल्स। जैसे जैसे अनुष्का रेसिपी खत्म करती है और उस पर आए ढेरों कमेंट्स देखकर सोचती है, इस बार दुगने कमेंट्स आए हैं लोगों के, लेकिन मुझे पता है सबने हंसी उड़ाई होगी मेरी। छोड़ो, ना ही पढ़ूंगी और ना ही रिप्लाई दूंगी। अनुष्का एक भी कमेंट नहीं पढ़ती। अगले दिन दोपहर को उसकी जेठानियों के साथ उसकी दोनों सासें और बुआ सास भी आकर बैठ जाती है। प्लीज भाभी आज कोई ताली मत बजाइएगा और बच्चों को भी समझा दीजिए प्लीज। तो गाइस आज की रेसिपी है पिज्जा बर्गर पॉकेट। सुनकर हैरानी हुई ना, लेकिन मेरा यकीन मानिए बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब पसंद आएगी ये रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। आधी रेसिपी होती है और अनुष्का चैन की सांस लेती है। तभी दरवाजे से उसके ससुर जी अंदर आते हैं और वीडियो से बेखबर अपनी बनियान में पड़े छेद दिखाते हुए रंजीता से कहते हैं, अरे भाग्यवान, नई बनियानों को किस तिजोरी में छुपा कर रखा है तुमने? ये देखो आज फिर से छेद वाली बनियान दे दी पहनने को। शादी को 30 साल हो गए हैं, लेकिन तेरी लापरवाही जस की तस है रंजीता। बेचारे मेरे भाई को हर बात बतानी पड़ती है तुझे।
अरे बहन जी, वही सामने तो रखी है नई बनियान, लेकिन आप ही के भाई है ना, जब तक 2 बातें सुनाएंगे नहीं, रोटी हजम कैसे होगी इन्हें? मम्मी जी, लाइव है। सब झेप कर चुप हो जाते हैं और अनुष्का रेसिपी पूरी करती है। अगले दिन भी अनुष्का की रेसिपी चल रही होती है। रंजीता और बाकी बहुएं वही बैठी होती है और गीता अचानक आती है और अनजाने में अनुष्का की रेसिपी के बीच में आकर नाराजगी से कहती है, अरे दीदी, आज सुबह फिर से किसी ने पानी की मोटर शुरू छोड़ दी थी, सारा पानी बह गया था। भाई साहब बेचारे बाथरूम में साबुन शैम्पू लगाकर चिल्ला रहे थे और कोई सुनने वाला भी नहीं था। फिर श्श, धीरे बोल, वो देख। ये बातचीत भी लाइव चली जाती है। अगले दिन तो संडे के कारण पूरा परिवार ही रसोई में इकट्ठा हो जाता है। अनुष्का किसी को मना नहीं कर पाती और सबको समझाकर रेसिपी शुरू करती है। सब एकदम चुपचाप होते हैं। रेसिपी के बीच में दरवाजा खुलता है और फूफा जी एंट्री करते हैं। अरे भाई, क्या चल रहा है यहाँ? ओहो, पार्टी, वो भी मेरे बिना। भाई, मैं अगर फूफा की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाऊंगा ना, तो फिर मनाते रहना मुझे। अरे बहू का लाइव वीडियो चल रहा है भाई, चुप बैठ जाओ। अच्छा, हेलो दोस्तों, मैं रतन लाल। कैसे हैं आप लोग? ये है हमारी बहू। चलो बहू, रेसिपी कंटिन्यू करो। फूफा वाला रूप दिखाकर फूफा जी बैठ जाते हैं, लेकिन तभी किचन में एक कॉकरोच दिखता है और शालिनी के मुंह से चीख निकल जाती है, अरे कॉकरोच बचाओ! बहू का वीडियो चल रहा है और इतनी जोर से चिल्ला रही है। छोटा सा कॉकरोच है वो, डायनासोर नहीं जो तुझे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन मम्मी जी, आपको तो पता है ना मुझे कितना डर लगता है कॉकरोच से। कांता भाई, ठीक से साफ सफाई करती नहीं हो क्या तुम? मेरे काम पर उंगली मत उठाओ भाभी, सालों से यहाँ काम करती है मैं, और कॉकरोच क्या मेरे सामने आते हैं, मैं उन्हें उठा उठा कर बाहर फेंकूंगी। तू नहीं तो कौन फेंकेगा? कांता बाई उठकर कैमरे के सामने आती है और कहती है, देखो गाइज, अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ कि ये किसका काम है। थैंक यू। सब कांता बाई को पीछे लाते हैं और ना चाहकर भी वहां सीन क्रिएट हो ही जाता है। और अब अनुष्का तय कर लेती है कि वो कभी वीडियो नहीं बनाएगी रात को। अब मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ निहार, शुरू करो नहीं कि पूरा ससुराल रसोई में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए अब मैं अपना चैनल बंद कर रही हूँ। मुझे पता है कि कमेंट्स में भी खूब हंसी उड़ रही होगी मेरी, इसलिए मैंने पढ़ी ही नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी अनुष्का। ये व्यूज देखो, 2 गुना बढ़ गए हैं और कितने अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स हैं, पढ़ो जरा। अनुष्का बड़े व्यूज देखकर हैरानी से कमेंट्स पढ़ती है। कमेंट 1, आपके वीडियो अब से ज्यादा अच्छे लगते हैं और नेचुरल लगते हैं। अब आपकी फैमिली खूब प्यारी है, आपको ढेर सारा प्यार। कमेंट 2, पूरी फैमिली रॉक स्टार है, खूब मजा आता है आप सबको देखकर, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, सब एकदम प्योर। कमेंट 3, हमें आपके प्यारे से परिवार के बारे में सब कुछ जानना है, आप प्लीज सबको लेकर ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए प्लीज। सभी के सभी कमेंट्स अच्छे ही थे। अब अनुष्का का सारा गुस्सा हवा हो जाता है और वो सबकी परमिशन के साथ अपने प्यारे से परिवार की ब्लॉगिंग करने का फैसला लेती है, ताकि दुनिया उनका आपसे प्यार देखकर कुछ सीख सके।